हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो कि हेल्पिंग वर्ब का एक क्लासिफिकेशन है, एक पार्ट है, उसी के बारे में एनालिसिस करने जा रहा हूं। और इस वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखें ताकि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से संबंधित जो भी आपके डाउट्स हों इस वीडियो में क्लियर हो। पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज वर्ब। वर्ब क्या है? देखिए, वर्ब का शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया। चूँकि वर्ब एक वर्ड का प्रकार है, यानी जो शब्द होते हैं शब्द का एक प्रकार है वर्ब, तो इसको इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। ए वर्ब इज ए काइंड ऑफ वर्ड दैट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन और a state of a subject इन ए सेंटेंस भी लिख सकते हैं। यानी वर्ब क्या है? तो वर्ब एक प्रकार का शब्द रूप है डेट इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है टू शो, दिखाने के लिए, एक्शन का मतलब हुआ कार्य या स्टेट का मतलब हुआ अवस्था, यानी कार्य या अवस्था बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो किसकी कार्यावस्था? तो किसी भी सब्जेक्ट की, यानी जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट की अवस्था और कार्य को बताने वाला जो शब्द होता है वो होता है वर्ब। देखिए, वर्ब वास्तव में क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में मुख्य पार्ट होता है। जैसे एक ट्रेन का मुख्य पार्ट जो हुआ इंजन होता है, इंजन क्या करता है? पूरे डब्बे को खींचने का काम करता है। बिल्कुल उसी तरह एक सेंटेंस का जो मुख्य पार्ट हुआ वह वर्ब होता है, क्योंकि बिना वर्ब का कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आगे हम लोग जानेंगे कि जो वर्ब होता है इसके दो क्लासिफिकेशन हैं, यानी वर्ब को हम लोग दो ग्रुप में बांटेंगे यहाँ पे। एक का नाम हेल्पिंग वर्ब, या इसी को आप कह सकते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब। उच्चारण यहाँ पे फिर से ध्यान दें, ऑक्सिलियरी। ऑक्सिलियरी वर्ब के दूसरे पार्ट यानी मेन वर्ब की, तो मेन, और इसी का आप दूसरा नाम रख सकते हैं लेक्सिकल वर्ब। यानी वर्ब का दो कैटेगरी बना, हेल्पिंग और मेन। हेल्पिंग वर्ब के दो कैटेगरी को और मैं डिफाइन करूँगा। हेल्पिंग वर्ब को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक का नाम हो जाएगा प्राइमरी, ठीक है, और दूसरा का नाम हो जाएगा मॉडल। टोटल जो हेल्पिंग वर्ब है यानी ऑक्सिलरी वर्ब है यह है 24 यानी 24, और इन 24 में जो प्राइमरी है, ठीक है, इन 24 में जो प्राइमरी है, इस प्राइमरी की संख्या है 11 और मॉडल की संख्या है 13। यानी 11 और 13 को इक्वल टू ऐड करके इक्वल करते हैं तो ये 24 होता है। तो यानी यहाँ पे दो कैटेगरी हेल्पिंग का मैंने बनाया, एक प्राइमरी और एक बनाया मॉडल। हालांकि मॉडल के बारे में भी कुछ किताबों में आपको मिलेगा कि मॉडल को दो ग्रुप में बांटा गया है। एक तो मॉडल के ही नाम से जानेंगे, और एक इस मॉडल में जो तीन वर्ड होते हैं, तीन क्रियाएं होते हैं, एक है नीड, एक है डेयर और एक है यूज्ड टू। तो ये तीनों ऐसे हैं जो कि सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, या इन्हीं का नाम किसी किसी किताबों में आपको मिलेगा मार्जिनल। तो यानी सेमी कहा जाए या मार्जिनल कहा जाए तो ये मॉडल के अंतर्गत आने वाले ही हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग जानेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। देखिए, इसका यूज हम लोग करते हैं टेंस के निर्माण में, यानी टेंस बनाना हो तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से आप समझिए इसको। यदि मैं लिखूं आई प्ले, तो आई प्ले का निगेटिव बनाना चाहते हैं। आई प्ले जो है ये कौन सा सेंटेंस यानी कौन सा टेंस के अंतर्गत आता है? तो यह आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आप लोगों को मैंने पहले ये सब पढ़ाया हुआ है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है आई प्ले, क्योंकि यहाँ पे प्ले जो है ये V1 है। यदि मैं इसका निगेटिव बनाना चाहूँ तो आई डू नॉट प्ले, है ना। बिल्कुल इसी तरह अगर पास्ट की बनानी हो तो डू नॉट के जगह इस्तेमाल हम लोग कर देते हैं डिड नॉट। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए डू या डज इस्तेमाल करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के लिए डिड का इस्तेमाल करते हैं। यदि परफेक्ट की बात आए तो हैज, हैव और हैड का यूज हम लोग करते हैं। हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट में, जबकि हैड का यूज हम लोग करते हैं पास्ट परफेक्ट में। इसी तरह से यदि इज, एम, आर की बात करें
तो ये कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वज और वर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यानी जितने भी टेंस में जो मेन वर्ब के सपोर्ट के लिए आए हुए हैं या जो निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के काम आते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। फिर से इस बात को क्लियर कीजिए, जो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होगा इसका काम क्या होगा, टेंस के निर्माण करने में, साथ ही जब ये टेंस का निर्माण करेगा तो उसका निगेटिव या इंटरोगेटिव बनाने में भी ये अपनी योगदान को देगा। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया का काम क्या होता है, निगेटिव बनाएगा, इंटरोगेटिव बनाएगा, मेन वर्ब की सपोर्ट करेगा। एम आई क्लियर? तो आगे हम लोग जानेंगे कि प्राइमरी वर्ब कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देखिए टू बी, टू हैव, टू डू। ठीक है, टू बी को और ज़्यादा अगर तोड़ने का प्रयास किया जाए तो कौन कौन से वर्ब इसमें निकलेंगे। देखिए इज एम आर, वज वर, बीन एंड बीइंग। इज एम आर इनका यूज हम लोग करते हैं प्रेजेंट टेंस के लिए, वज वर पास्ट टेंस के लिए, बीन और बीइंग किसी भी टेंस में, लेकिन यह हेल्पिंग का काम नहीं करते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं। ठीक है, आगे आते हैं टू हैव। तो टू हैव में कौन सा आएगा, हैव। तो हैव एक्सिलरी वर्ब का काम करेगा, जबकि टू हैव मेन वर्ब के रूप में मैंने लिखा हुआ है। तो हैव, हैज, अगर इन दोनों की बात करें तो इनका यूज हम लोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में। यदि हैड की बात करें तो पास्ट टेंस में। हैविंग, तो हैविंग हेल्पिंग का काम नहीं करता है। जिस तरह से बीन बीइंग हेल्पिंग नहीं है, उसी तरह से हैविंग भी हेल्पिंग नहीं है, मतलब यह प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के लिस्ट में नहीं है। नेक्स्ट आते हैं टू डू। तो टू डू जो हुआ इसमें आपका होगा डू, डज। डू और डज प्रेजेंट टेंस में वर्क करेंगे। डीड यह पास्ट टेंस में करता है, डू डज डीड। और यदि हम यहाँ पे इनके और फॉर्म डन या डूइंग को लिखें तो यह भी डन या जो डूइंग है यह भी आपका टेंस निर्माण में हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं यूज होता है। ठीक है, तो ये सारे जितने इधर कट किए गए हैं इनका यूज हम लोग हेल्पिंग के रूप में नहीं करते हैं। तो आपके पास कौन कौन सा हुआ, इज एम आर, वज वर, 3 और 2 5, 2 7, 1 8 और यह है 3 11। तो टोटल यही 11 जो होते हैं प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब इनमें मैं आपको एक एक करके, जैसे इज एम आर किस तरह के टेंस में कैसे यूज होंगे, वज वर कैसे यूज होंगे, इन सारे के यूज को मैं बताता हूँ। ठीक है, इज, एम, आर या वज वर के बाद भी4 आ सकता है, और जैसे ही भी4 आएगा तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह कंटिन्यूअस टेंस का निर्माण करता है। ठीक है, या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या तो पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब आते हैं कि इज एम आर वज वर के बाद भी4 के अतिरिक्त और किसको रखा जा सकता है, 2 + v1 को। यदि आपको किसी सेंटेंस में इज एम आर वज वर के बाद भी4 दिखाई दे, इसका मतलब वह सेंटेंस सही है, यानी कोई ना कोई टेंस है। 2 + v1 दिखाई दे तो यह भी सेंटेंस सही है। और आगे यदि कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव दिखाई दे तो भी सेंटेंस सही है। तो यानी इज एम आर वज वेयर के बाद यही वर्ब फॉर्म आपको या नाउन या एडजेक्टिव आने चाहिए तो वह सेंटेंस सही होता है। सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, ही इज प्ले। ठीक है, तो ही इज प्ले यह गलत है, और इसलिए गलत है क्योंकि प्ले जो है यहाँ पे भी1 फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है, जबकि इज है तो इज के बाद क्या आना चाहिए था, भी4 आना चाहिए था, यानी यह गलत है। तो सही होना चाहिए था किस तरह से, तो जब लिखा जाए ही इज प्लेइंग तो यह सेंटेंस सही हो जाए। या अगर मैं इस तरह से लिखूँ ही इज टू प्ले तो यह भी सेंटेंस सही होगा। इसका अर्थ क्या होगा, देखिए ही इज प्लेइंग का मतलब हुआ वह खेल रहा है, ही इज टू प्ले का मतलब हुआ वह खेलने को है या वह खेलने वाला है। ठीक है, और इसके जगह पर यदि मैं ऐसे लिखूं ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो देखिए यहाँ पे ऑनेस्ट मैन जो है यह नाउन के रूप में यूज किया गया है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन का मतलब क्या हुआ, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। और इन सब के अतिरिक्त इसके बाद यदि कहीं भी3 आ जाए तो यह
पैसिव वॉइस में चला जाता है। ठीक है, वॉइस आगे शुरू होने वाला है, मैं शुरू करूंगा। तो देखिए पैसिव वॉइस में बताया जाएगा कि V3 कैसे यूज होगा, उसका क्या मीनिंग निकलेगा। फिलहाल आप ये याद रखें कि V4 टू V1 नाउन या एडजेक्टिव ये कौन से फॉर्म के अंतर्गत हैं, तो टेंस के एक्टिव हैं। और जब इज एम आर वॉज वेयर के बाद V3 आ जाता है तो वह पैसिव वॉइस में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसका भी एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए। अगर मैं ये लिखूं क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि इज के बाद क्या लगा हुआ है, प्लेड। मतलब यह भी सेंटेंस सही है, लेकिन ये कौन सा वॉइस में चला गया, पैसिव वॉइस में चला गया। अब हम लोग जानेंगे हैव, हैज और हैड के बारे में। देखिए हैज एंड हैड, इनमें से हैज और हैव जो है यह प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होंगे। और प्रेजेंट टेंस का यहाँ तात्पर्य है कि प्रेजेंट के परफेक्ट या प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, जबकि हैड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं पास्ट में, यानी पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये जाना जाए कि इनके बाद कौन से वर्ब फॉर्म आते हैं। ठीक है, तो हैज, हैव या हैड के साथ हमेशा V3 का यूज किया जाता है, या इसके अतिरिक्त इसमें भी क्या आ सकते हैं भाई, तो 2 + V1, और या इसके अतिरिक्त क्या आ सकता है, नाउन। ठीक है, तो इससे भी कुछ एग्जांपल्स को समझा जाए। यदि मैं लिखूं ही हैज प्लेड क्रिकेट, यदि इस वाक्य को आप देखेंगे तो यह प्रेजेंट की परफेक्ट हुई, क्योंकि हैज के साथ V3 आया हुआ है। V3 जब आएगा तो परफेक्ट बनाता है, तो हैज V3, ही हैज प्लेड क्रिकेट का अर्थ हुआ कि वह क्रिकेट खेल चुका है या उसने क्रिकेट खेल लिया है, यह प्रेजेंट की परफेक्ट हुई। 2 + V1 के रूप में इसके देखा जाए, यदि मैं लिखूँ ही हैज टू प्ले, तो इसका अर्थ क्या होना चाहिए, तो यह प्रेजेंट की परफेक्ट नहीं है, क्योंकि 2 + प्ले जो है, टू प्ले जो है यह V3 फॉर्म में तो नहीं है, इन्फिनिटिव है। तो इसका अर्थ होगा कि उसे खेलना है या उसे खेलना पड़ता है। ठीक है, अब एक और ले लेते हैं नाउन के रूप में। यदि मैं लिखूं ही हैज ए कार, इस क्वेश्चन में देखा जाए हैज के साथ ए कार का इस्तेमाल किया गया है, और ए कार क्या है, तो एक नाउन वर्ड है। ही हैज कार, ही हैज ए कार का अर्थ क्या हुआ, उसके पास एक गाड़ी यानी कार है। तो डू, डज और डीड, इनके बाद हमेशा V1 फॉर्म आता है। V1 फॉर्म के अतिरिक्त यदि यहाँ पर दूसरा फॉर्म दिखाई दे तो आपको यह मान लेना है कि वह सेंटेंस रॉन्ग है। देखिए डू, डज चूँकि हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज हम लोग करते हैं या तो निगेटिव बनाने के लिए, या तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए, या तो एम्फेटिक बनाने के लिए। तो इनमें से जो डू और डज है इसका यूज हम लोग करते हैं प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट में, जबकि डीड इसका यूज हम लोग करते हैं पास्ट टेंस का इंडेफिनिट बनाने में। ठीक है, डू, डज यहाँ पे 2 वर्ब आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 हेल्पिंग वर्ब हैं जो कि प्रेजेंट में यूज हो रहे हैं। तो प्रेजेंट में डू और डज का इस्तेमाल कैसे कैसे होगा, तो देखिए डू जो है यह V1 फॉर्म है, और चूंकि यह V1 फॉर्म है तो V1 फॉर्म हमेशा प्लूरल होता है, और जब यह प्लूरल है तो यह प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब हुआ जैसे यू सिंगुलर प्लूरल दोनों में आता है, लेकिन इसको प्लूरल ही मानेंगे। इसके बाद वी, इसके बाद दे, या अन्य कोई भी नाउन या प्रोनाउन यदि प्लूरल है, एक आई को एक्सेप्शन में रखा जाता है, जो सिंगुलर होने के बावजूद जब मेन वर्ब को लेगा तो कौन सा मेन वर्ब लेगा, V1 यानी प्लूरल को लेगा। जबकि जो डज है यह V5 फॉर्म है, और इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे ही, सी, इट, या अन्य कोई नाम जैसे राम, सीता, ये सब। तो देखिए यहाँ पर आप लोग डू, डज, डीड के अतिरिक्त बी यानी इज एम आर, वॉज वर के बारे में भी जाने, हैज और हैड के बारे में जाने। और ये सब ऐसे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हमेशा आपके टेंस के निर्माण में काम आते हैं, और इनके यूज को अगर आप नहीं समझ पाते तो आपका सेंटेंस गलत होता। यानी होता क्या कि डू, डज के बाद क्या आएगा आपको पता नहीं है, इज एम आर के बाद ज़्यादातर लड़के क्या लिख देते हैं, ही इज प्ले, तो ये गलत है। तो इस तरह के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आज आपके क्लियर हुए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।